हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये बच्चों एक रिवीजन है जस्ट आपके 9th और 10th क्लास के अंदर, जो आपने एक टेबल बनाई थी सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम ऐसी सॉल्यूशंस को स्टडी करते हैं जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉलिड स्टेट में। और सॉल्वेंट जो है वो हमारा स्टेट चेंज करता रहेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले बच्चों देखो, सॉलिड सॉल्यूट है और सॉलिड ही हमारा सॉल्वेंट है। तो ऐसी किसी सॉल्यूशन का आप एग्जांपल पढ़ चुके हो या आपको याद हो। एग्जांपल आ जाते हैं अलॉयज। व्हाट इज एन अलॉय? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स and non-metals etc. तो हम एग्जांपल लेते हैं ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसमें कॉपर जो है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, तो इस वजह से इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। जिंक कम डाला जाता है तो इसको हम सॉल्यूट कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये एग्जांपल हो गया सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में इसका। अब हम आ जाते हैं सेकेंड एग्जांपल। सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो ऐसी सॉल्यूशंस हम डेली लाइफ में काफी बनाते हैं। एग्जांपल हो जाता है हमारा शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो पानी के अंदर जो आप सॉल्यूशंस बनाते हो, चाहे आप चीनी डिसॉल्व कर रहे हो, चाहे नमक डिसॉल्व कर रहे हो, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, सॉलिड इन गैस। सॉलिड का पार्टिकल अगर गैस में सस्पेंडेड हो तो एग्जांपल हो जाता है स्मोक, धुआं। तो धुआं जो होती है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। तो हमारा जो अनबर्न्ड पार्टिकल है ये हो गया सॉलिड स्टेट, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हो गया गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया स्मोक। इन तीनों में से ज्यादातर आप ऐसी सॉल्यूशंस देखते हो डेली लाइफ के अंदर जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होता है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है। अब हम अपने सॉल्यूट की स्टेट को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और अब हम इनको ले लेते हैं लिक्विड स्टेट में। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो बच्चों, सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में हो और सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो, तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। आपने 10th क्लास में कुछ सॉल्ट्स के फॉर्मूले लिखे थे, जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको हम POP भी बोलते हैं, या फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसको हम जिप्सम भी बोलते हैं। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है और सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में है। और हमारा जो सॉल्ट बन रहा है ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो यहाँ पर लेस अमाउंट में लिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस कैटेगरी पे, लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो इसके भी एग्जांपल्स आपने देखे होंगे डेली लाइफ के अंदर। एग्जांपल हो गया इथेनॉल इन वाटर। तो जो लोग ड्रिंकिंग हैबिट होती है जिनकी, वो डाइल्यूट कर लेते हैं, इथेनॉल को वाटर में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें मिक्स करने वाले लिक्विड स्टेट में है। नेक्स्ट आ जाती है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हमें सर्दियों में दिखाई देता है। फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इज अ सॉल्यूट एंड गैस इज अ सॉल्वेंट। तो हवा के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सस्पेंड हो जाती है, इसको हम बोलेंगे फॉग, और फॉग एग्जांपल है सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट गैसियस स्टेट का।
अब हम ले लेते हैं सॉल्यूट हमारा गैसीय स्टेट में। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है और सॉल्यूट हमारी गैस है यहाँ पर। तो आप कई बार ये कैटालिस्ट लिखते हो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब हम करवाते हैं या रिडक्शन जब हम करवाते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस है, ये मेटल्स हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो कम ली जाती है, इस मेटल को ज्यादा लिया जाता है। तो ये एक ऐसी सॉल्यूशन हो गई जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट गैस है। तो ये आ गया एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड सॉल्वेंट हो और गैस जो है वो सॉल्यूट हो। तो इसका एग्जांपल होगा एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक इज एन एग्जांपल ऑफ a solution where solute is in gaseous state and solvent is in liquid state. अब आ जाते हैं हम लास्ट कैटेगरी, गैस इज डिसॉल्व्ड इन गैस। इसका एग्जांपल हो जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों, यहाँ पर हमने जितनी भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी है, हमारे इस चैप्टर में हम इनमें से दो टाइप को जो है वो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कौन से हैं वो दो टाइप? पहला टाइप तो है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, और दूसरा टाइप है गैस इन लिक्विड, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर ऐसे सॉल्यूशंस ज्यादा देखते हैं। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड के सॉल्यूशंस और गैस इन लिक्विड के सॉल्यूशंस, ये हम ज्यादा देखते हैं। तो इस वजह से इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में, हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम इसी को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब भी ये सॉल्यूशन बनाई जाती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं बीकर के अंदर। ठीक है, तो व्हेन वी ऐड सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, जब भी आप सॉल्यूट डालोगे उस सॉल्वेंट के अंदर, दिस सॉल्यूट कीप्स ऑन dissolving and the concentration of solution keeps on increasing। तो जब आप कोई सॉल्यूट डाल देते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए, सबसे पहले तो उस सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है या उसके जो पार्टिकल्स है, तो मान लो मैंने ये एक सॉल्यूट डाल दिया, तो इस सॉल्यूट को जो बनाने वाले पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे डिसॉल्व होके। तो धीरे धीरे ये सॉल्यूट जो है वो तुम्हारा छोटा होता जाएगा साइज में, और इसके पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन में दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये डिसोल्यूशन जो है वो कैरी होता रहेगा जैसे जैसे आप इसमें और सॉल्यूट डालते जाओगे तब तक। तो बच्चों, जब ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर जा रहे होते हैं, डिसॉल्व हो रहे होते हैं, उस टाइम पर इस सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच मोर solute can be dissolved is called an unsaturated solution। ऐसी सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी
जब ये सॉल्यूट डिसॉल्व होना जो है वो बंद हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि सॉल्यूट जो है वो और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो इसके पीछे एक कारण है, एक और प्रोसेस जो साइड बाय साइड चलता रहता है जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। When the concentration of solute particles increase in the solution because these particles are constantly under a motion, they strike with the solute and get crystallized again in the insoluble state। तो जब आप सॉल्यूशन बना रहे होते हो, आपने सॉल्यूट डाल दिया और सॉल्यूट के अंदर जो है वो इसके पार्टिकल्स डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में चले गए, तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स और इन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, और इस कोलिजन की वजह से ये जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया था सॉल्यूशन में, ये भी कंटिन्यूअसली इसका पार्टिकल जो है वो भी मूव करता रहेगा। जो पार्टिकल इस सॉल्यूट के अनडिसॉल्व्ड क्रिस्टल की तरफ आएगा वो इससे जब टकराएगा, इसकी सरफेस से टकराएगा, तो इसका जो पार्टिकल है, सरफेस का जो पार्टिकल है, वो इसको यहां पर क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, इसको एक तरीके से ट्रैप कर लेगा। तो जो भी सॉल्यूट का पार्टिकल इस क्रिस्टल से आके टकराया उसको इसकी सरफेस के पार्टिकल जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इसको दोबारा से सॉल्यूशन में जाने नहीं देते। ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, किसी सॉल्यूट को जब आप डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो पहले तो डिसॉल्यूशन होता है, पहले तो सॉल्यूट का पार्टिकल जो है वो डिसॉल्व होके और सॉल्यूशन में चला जाता है। दूसरी बात, जब पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो क्योंकि ये पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो वापस इस सॉल्यूट की सरफेस से आके टकराते हैं जो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ था। क्योंकि इसकी सरफेस पे भी दूसरा सॉल्यूट का पार्टिकल बैठा हुआ है, वो इस इनकमिंग पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, इसको जाने नहीं देता वापस सॉल्यूशन में से, और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। डिसॉल्यूशन तब तक होता है जब तक क्रिस्टलाइजेशन कम हो और डिसॉल्यूशन का रेट ज्यादा हो, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि सॉल्यूट घुलता जा रहा है। तो मान लो जैसे कि मैं एक गिलास पानी है मेरे पास, इसके अंदर जो है वो मैंने पानी ले लिया और इसमें मैंने चीनी डाल दी, तो चीनी मैंने पहली स्पून डाली, फिर मैंने दूसरी स्पून डाली, फिर मैंने तीसरी स्पून डाली। तो मैंने पहली स्पून डाली तो ये डिसॉल्व हो गई, पूरा का पूरा क्रिस्टल गायब हो गया। तो उस टाइम पर आप क्या बोलोगे कि रेट ऑफ डिसॉल्यूशन जो है वो ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ज्यादा पास हो रहे हैं और इस क्रिस्टल से वापस आके टकरा रहे हैं कम। इस वजह से डिसॉल्व होने वाले पार्टिकल्स ज्यादा थे तो ये क्रिस्टल गायब हो गया। फिर मैंने दूसरी टीस्पून भी डाल दी इसके अंदर, दूसरी भी गायब हो गई। इसका मतलब अभी भी क्या है, पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने वाले ज्यादा हैं और वापस सॉल्यूशन से आने वाले कम हैं, इस वजह से क्रिस्टल गायब हो गया। जब मैं तीसरी स्पून डालता हूं इस ग्लास के अंदर तो थोड़ी सी शुगर जो है वो डिसॉल्व होती है, उसके बाद में शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो स्टेज आ गई है जितने पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल सॉल्यूशन से वापस अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में क्रिस्टल के ऊपर आके सेटल हो रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या बोला जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन का रेट और डिसॉल्यूशन का रेट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब मैं लिख देता हूं यहां पर ये पॉइंट कि a stage is reached where the rate of dissolution it becomes equal to rate of crystallization।
So a stage is reached where rate of dissolution is equal to rate of crystallization। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जब भी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस टाइम पर सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद बनने के बाद no more solute can be dissolved in the solution at that temperature। उस टेम्परेचर पर आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते अगर तुम्हारी सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई तो ये तरीका हो गया बच्चों सॉल्यूशन बनाने का। सॉल्यूशन इसी वजह से बनती है क्योंकि पहले तो उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जा रहे होते हैं, उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। ऐसा होने की वजह से क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, पार्टिकल जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया था वो सॉल्यूट से आके टकराता है और वहीं पर ट्रैप हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो धीरे धीरे रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाता है और जब ये स्टेज आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा सॉल्यूशन के अंदर, और उस टाइम पर बोला जाएगा कि हमारी सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुकी है। और ऐसा जब भी होगा तो और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा उसी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर फिक्स रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये सॉल्यूशन बनाते टाइम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, इस सॉल्यूशन के बनने के प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे, ऐसे फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। बच्चों अभी जो मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आया था व्हाट इज एन अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड पढ़ाया मैंने, इससे पहले मैंने तुम्हें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखवाया था। तो क्वेश्चन आ चुका है व्हाट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको क्या आंसर लिखना था उस क्वेश्चन का, द सॉल्यूशन इन व्हिच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक डेफिनेशन और लिखवा देता हूं आपको मैं यहीं पर, ये डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी किसको बोला जाता है, तो यहां पर बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। डेफिनेशन होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in 100 gram of the solvent at a particular temperature is called its solubility। तो solubility की definition आ गई, the maximum amount of solute in grams which can be dissolved in 100 grams of solvent at a particular temperature is called its solubility। तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अगर हम 100 ग्राम पानी ले लें किसी बीकर में, तो इस 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम कितनी शुगर आप डिसॉल्व कर सकते हो, कितनी ग्राम शुगर डिसॉल्व कर सकते हो।
टेम्परेचर को फिक्स रख के वो वेट जो होगा शुगर का वो कहलाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। तो सभी जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे उन सबकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है क्योंकि सबका नेचर डिफरेंट होता है। तो ये डेफिनेशन आ जाती है बच्चों सॉल्युबिलिटी की। अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अभी हमने देखी, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, टेम्परेचर को फिक्स रखे, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब इस सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? सबसे पहला तो हमने टेम्परेचर ही लिखा था, वहां पर टेम्परेचर फिक्स है तो हम सॉल्युबिलिटी जो है वो मेजर करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। दूसरा फैक्टर आ जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये दो फैक्टर्स हैं बच्चों जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है अगर इनको चेंज कर दिया जाए तो। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी आपने, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब वो चीजें आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं जिनकी नेचर सिमिलर होती है, और वो चीजें डिसॉल्व नहीं हो सकती जिनकी नेचर सिमिलर नहीं होती। तो हम यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। पहले हम सॉल्यूट से शुरू करते हैं। सॉल्यूट जो है वो हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं, या तो आयनिक कंपाउंड हो सकता है कोई, जैसे कि NaCl, या फिर कोई कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है हमारे पास जो कि हम डिसॉल्व करने वाले हैं लिक्विड के अंदर। तो हमने सॉल्यूट को इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो है ये बनते हैं आयन से, और आयंस क्या होता है, पोलर कंपाउंड का ही एक्सट्रीम केस होता है। आयनिक कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं, दे आर हाईली पोलर कंपाउंड्स। तो इसमें Na+ और Cl- ये दोनों आयन सेपरेट हो जाते हैं, इतनी ज्यादा पोलैरिटी होती है। तो जब हम आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया, जैसे कि वाटर हो गया। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये भी एक एक्सट्रीम पोलर कंपाउंड है, तो पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। इस वजह से सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है इसकी। लेकिन अगर इनकी सॉल्युबिलिटी को नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखा जाए तो दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, बेंजीन, CCl4। तो 11th क्लास में आपने डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा था। जो भी केमिकल कंपाउंड जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड कहलाता है। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ईथर हो गया, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इनमें डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन पोलर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड्स का नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब हम आ जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स पे। कोवलेंट कंपाउंड्स को बच्चों हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट हो, जैसे कि शुगर, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। शुगर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। फॉर्मूला क्या होगा शुगर का, C12H22O11। तो आप डेली लाइफ में देखते हो शुगर जो है वो बड़ी इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ये प्रूफ है इस चीज का कि शुगर का मॉलिक्यूल पोलर होता है, क्योंकि अगर ये पोलर नहीं होता तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो शुगर पोलर है, पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तो अल्कोहल, वाटर, ये कुछ एग्जांपल हो गए पोलर सॉल्वेंट के जो इजीली शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन और CCl4। इसके अंदर ये इजीली सॉल्युबल नहीं होते। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में पानी के अंदर कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, आयनिक या फिर पोलर। तो बच्चों ये ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है इससे। पानी के अंदर इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा और ज्यादा डिसॉल्व होगा।
इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम देखने को मिलेगी, मतलब इसके मुकाबले ये उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेना कि आयनिक कंपाउंड्स दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई solubility in water than polar covalent compounds। ये पॉइंट आप नोट कर लेना बच्चों। इसके बाद में आ जाते हैं हम नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स पे। तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें पोलैरिटी है ही नहीं, तो इनको जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो इजीली सॉल्युबल होंगे, लेकिन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व नहीं हो पाते। इसका एग्जांपल जो है वो आ जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में या फिर बेंजीन के अंदर बड़ी इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। टेम्परेचर वाला फैक्टर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।